वेलकम बैक बच्चों। आज हम कौटिल्य के प्रशासनिक विचार, कार्मिक व्यवस्था और कौटिल्य के सिद्धांतों की प्रासंगिकता को देखने वाले हैं। कौटिल्य के प्रशासनिक विचार, क्योंकि प्रशासनिक विचारों की बात की जा रही है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसे प्रशासनिक आचार संहिता माना जाता है, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में न केवल राजा के व्यक्तित्व को दर्शाया है कि किस तरह का राजा होना चाहिए, कैसा शासन होना चाहिए, बल्कि कौटिल्य ने पद सोपान यानी कि हायरार्की, कौटिल्य ने कहा कि हायरार्की किस तरह से होना चाहिए, कंट्रोल कैसा होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, सुपरविजन की बात की, उन्होंने कोऑर्डिनेशन की बात की है, उन्होंने कहीं ना कहीं एथिक्स की बात की है। और ओवरऑल देखें तो हमें गुड गवर्नेंस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट, ऐसे इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं कौटिल्य के प्रशासनिक विचारधारा में। तो हम शुरुआत करते हैं कौटिल्य की राजव्यवस्था से कि राजनीति और प्रशासन का सामंजस्य किस तरह से उन्होंने करने को कहा है। उनकी कोटेशन है, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार गाड़ी में 2 पहियों की ज़रूरत होती है, यानी कि अकेला पहिया गाड़ी नहीं चला सकता, उसी प्रकार राज्य संचालन में भी अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता। एक राजा को प्रबुद्ध, योग्य, चतुर और राजनीतिक विद्वानों की जरूरत होती है और उनकी सहायता से ही वो राज्य का सुचारू रूप से संचालन कर सकता है। यस, जब एक किंग या एक किसी भी कंट्री का जो हेड होता है वो अगर सेल्फ डिसीजन लेगा तो हो सकता है कि उसके जो डिसीजन हो वो सही ना हो। कौटिल्य का कहना था कि किसी भी किंग को डिसीजन करते वक्त, डिसीजन के समय एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है और उसे एडवाइस करने वाले व्यक्ति उसी के राज्य के फेमस जो हैं थिंकर्स हों, फेमस ऑथर्स हों या फेमस जो ब्राह्मण हैं वहाँ जब उस वक्त पुरोहित हुआ करते थे, अमात्य हुआ करते थे, उनका वो एडवाइस ले। तो जब कौटिल्य ऐसा कह रहे थे तो वो अपने मंत्री परिषद के बारे में राय देते हैं और कौटिल्य कहते हैं कि राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए। कौटिल्य ने कहीं भी स्पष्ट ये नहीं लिखा कि कितने मंत्री होने चाहिए मंत्री परिषद में, लेकिन कौटिल्य आगे 17 तीर्थ बता रहे हैं जिन्हें कि डिपार्टमेंट कहा जाता है। 17 डिपार्टमेंट्स के नाम उन्होंने दिए हैं और उनके हेड्स के नाम दिए हैं, लेकिन आगे वो कहीं भी ये भी नहीं कह रहे कि ये जो हेड्स होंगे वही हेड्स आगे जाकर क्या बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे। दोनों को अलग अलग उन्होंने लिखा है। तो जो मंत्री परिषद की उन्होंने चर्चा की, मंत्री परिषद एक स्मॉल और इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूट है जो कि राजा को एडवाइस देता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो 17 तीर्थ उन्होंने बताए हैं वो कौन से हैं। 17 तीर्थ ये हैं वो 17 तीर्थ जो कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में बताए हैं। तीर्थ से या मतलब है डिपार्टमेंट्स। 17 तीर्थ नाम दिया है उन्होंने इनको, और तीर्थ से मतलब है डिपार्टमेंट, जो आज के समय डिपार्टमेंट हुआ करते हैं वो। तो देखिए, पहला तीर्थ है मंत्री या परामर्शदाता। मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर यानी कि वही मिनिस्टर जो किंग को एडवाइस करेंगे। सेकंड है पुरोहित, यानी कि ब्राह्मण जो हुआ करते थे और उन्हें धर्म का रक्षक कहा जाता था, इसलिए धर्माधिकारी बोला गया है। थर्ड है सेनापति, आप जानते हैं सेनापति सेना प्रमुख हुआ करते थे। देन युवराज है। देन समाहर्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी आता है, समाहर्ता कौन है। समाहर्ता जो टैक्स कलेक्ट करता है, राजस्व एकत्र करता, टैक्स कलेक्ट करने वाला। हम इसकी जो अगर तुलना करें ना तो हम इसकी तुलना आज के कलेक्टर से कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात की जा रही है। समाहर्ता राजस्व एकत्र करता। देन फिफ्थ नंबर पर है समाहर्ता। समाहर्ता यानी कि राजस्व एकत्र करता, ये होता है टैक्स कलेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चंस के हिसाब से। समाहर्ता
टैक्स कलेक्टर होता था, जिसे आज के संदर्भ में हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से तुलना कर सकते हैं। और ये आता है क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में कि समाहर्ता कौन है, वो राजस्व एकत्र करता होता है, टैक्स कलेक्टर। सन्निधाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लीजिए। सन्निधाता कौन है? कोषाध्यक्ष है, जो सारा का सारा जो है कोष को संभाल के रखता है, ठीक है। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा किसे कहा गया? दंड नायक को, जो कि दंड देता है। कार्मांतिक, कार्मांतिक मतलब कि खानों का या फिर बिजनेस का जो हेड होता है उसे कार्मांतिक कहा गया। अब देखिए यहाँ पर है ना 2-4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान में रखना। समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, कार्मांतिक। और इसमें से समाहर्ता और सन्निधाता कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट 9 नंबर पर है नायक, नगर रक्षक, महापौर, नगर मुखिया। महापौर की पोस्ट उस वक्त भी हुआ करती थी और इसीलिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसे मेंशन किया है 17 तीर्थ में। अंतर्वेशिक यानी कि राज्य की सुरक्षा करने वाला अधिकारी। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल यानी कि रक्षा विभाग का जो भी ऑफिसर होगा, दुर्गपाल किले का रक्षक, अंतःपाल सीमाओं का अधिकारी। यहाँ ध्यान रखना ये वर्ड अलग जा रहा है, अंतःपाल और अंतर्वेशिक दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अंतःपाल यानी कि पाल यानी कि सीमा होता है, सीमाओं का अधिकारी, जो भी आपकी स्टेट की बॉर्डर्स है उनको देखने वाला। आटविक फॉरेस्ट ऑफिसर, वन अधिकारी। और लास्ट है द्वारिक, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, द्वार पर जो खड़ा होगा, महलों का रक्षक, द्वारिक। ये 17 तीर्थ हैं जो कौटिल्य ने मेंशन किए हैं अर्थशास्त्र में। उन्होंने कहीं भी विभागों की संख्या मेंशन नहीं की है, इसलिए इन्हीं तीर्थों को कई बार डिपार्टमेंट्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस वक्त उस काल में 20 से 25 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, ठीक है। कौटिल्य ने कार्मिक प्रशासन का जब वर्णन किया तो उनका पूरा वर्णन ऐसा लगता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिकेट करता है। कौटिल्य ने जब वो कार्मिक प्रशासन के बारे में लिख रहे थे तो ना केवल भर्ती के बारे में उन्होंने लिखा कि रिक्रूटमेंट किस तरह का होना चाहिए, वो ये भी लिख रहे हैं कि वेतन कैसा होना चाहिए, किस तरह से वेतन दिया जाना चाहिए। वो प्रमोशन की बात भी करते हैं, पदोन्नति की बात भी करते हैं, वो स्थानांतरण की बात भी करते हैं कि ट्रांसफ़र किस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो करप्शन की बात भी करते हैं। तो उनके द्वारा बताए गए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो कौटिल्य 3 तरह के एम्प्लॉइज़ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम जब एम्प्लॉइज़ को देख रहे हैं तो 3 तरह के एम्प्लॉइज़ बताने की बात की है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। फर्स्ट है उपयुक्त। उपयुक्त से उनका मतलब है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट में एक हेड होता है जैसे उन्होंने नाम दिया उपयुक्त। युक्त, जो मिडिल लेवल पर जितने भी वर्कर्स होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले व्यक्ति होंगे वो सब के सब युक्त कहलाएंगे। तत्पुरुष, तत्पुरुष में 4th क्लास या के वर्कर्स आते हैं, जितने भी जो लोअर लेवल पर जो काम कर रहे होते हैं उन्हें उन्होंने कहा है तत्पुरुष। और ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है ये उन्होंने किया था नेचर ऑफ वर्क के आधार पर, है ना, ये ध्यान में रखना आप, ये आ सकता है नेचर ऑफ वर्क पर उन्होंने ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने बताया कि इन एम्प्लॉइज़ की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, बेसिक जो इनका नॉलेज है वो कैसा होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि ज्ञान की जो शाखाएं हैं, उनके अर्थशास्त्र में ज्ञान की 4 शाखाएं बताई गई हैं और वो चाहते थे कि एम्प्लॉइज़ में भी ये 4 प्रकार के ज्ञान हों। इन 4 प्रकार के ज्ञानों का अस्तित्व, या हम कहें कि इन 4 प्रकार के ज्ञानों से भरपूर व्यक्ति ही एक एम्प्लॉय बन सकता है कार्मिक प्रशासन में। राजा को ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहिए जो इस चारों तरह के ज्ञान में या चारों तरह की विधाओं में पारंगत हो। पहला है अन्वेषिकी। अन्वेषिकी
से मतलब निकल के आता है कि फिलॉसफी, लॉजिक की बात, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे फिलॉसफी और लॉजिक दोनों का ही नॉलेज हो, उसने कहीं ना कहीं स्टडी किया हो फिलॉसफी को, आध्यात्म को पढ़ा हो उसने, और वो उसके डिसीजन ले सके उस आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट त्रयी, त्रयी या हाँ, इसे कहीं कहीं वेदास भी कहा गया है। त्रयी से मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसने वेदास की स्टडी की हो और वेदों में जो धर्म अधर्म की बात की गई है वो सारा का सारा ज्ञान उसे हो और अपने उस ज्ञान का वो उपयोग कर सके। देन नेक्स्ट इज थर्ड व्रता। व्रता या वार्ता, वार्ता हम कहेंगे इसे। वार्ता, वार्ता उस तरह का एक विद्या है या ज्ञान है जिसमें किसी व्यक्ति के अंदर एग्रीकल्चर, बिजनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज होती है और वो उसकी वार्ता में सक्षम हो। नेक्स्ट इज दंड नीति। दंड नीति से यहाँ मतलब है कि राजा को अगर सलाह देना है या राजा के साथ मिलकर काम करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी नॉलेज होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से दंड नीति अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये 4 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज या हम कहें कि रिक्वायरमेंट्स कौटिल्य ने चाहा था कि ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ में हो। आगे हम देखते हैं कि कौटिल्य ने किस तरह से बात की है रिक्रूटमेंट और सैलरीज़ की। कौटिल्य जब रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे और भर्ती के लिए जब वो नियम बता रहे थे तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को भर्ती प्रणाली 3 तरह से करना चाहिए, 3 प्रोसेस में हो सकता है। इंटरव्यू लेकर, यानी कि प्रत्यक्ष, वो डायरेक्ट इंटरव्यू की बात कर रहे थे, फेस टू फेस इंटरव्यू जो होता है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार लेकर, एग्ज़ाम करवा के, यानी कि आप उनसे जो वाइवा की तरह जो एग्ज़ाम होता है वो करवा सकते हैं या रिटर्न एग्ज़ाम करवा सकते हैं, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करके, यानी कि आप किसी कोई कार्य दे राजा उन्हें और वो कार्य पूरा करवा कर उसके मार्क्स दिए जाएं। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में भी भर्ती से संबंधित 3 तरह की प्रणालियां कौटिल्य ने बताई हैं। आगे हम देखते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं सैलरी की। कौटिल्य जब सैलरी के लिए या वेतन के लिए प्रशासनिक विचार लिख रहे थे तब उनका कहना था कि जो सैलरी है वो प्रजा जो टैक्स दे रही है वहीं से पे होगी, प्रजा द्वारा दिए जा रहे टैक्स से ही राजा सैलरी पे करेगा, और सैलरी इतनी होनी चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉय का जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छे से रहे और साथ ही साथ उसका मोटिवेशन लेवल भी कम ना हो। ये उन्होंने लिखा है कि कार्मिकों को इतना वेतन अवश्य मिले कि उनका जीवन सरलता से व्यतीत हो और अभिप्रेरणा का स्तर ना गिरे, मोटिवेशन लेवल कम ना हो। ये बात उन्होंने कही थी। यहाँ पर जो 1 पण है वो 1 शिलिंग के बराबर है, और 1 शिलिंग यानी कि 12 आने। तो ये पण में सैलरीज उन्होंने लिखी थी, जो मैंने आपके सामने यहाँ एक टेबल में मेंशन कर दी है। आप इसे एज इट इज़ देख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन इस पर आता हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पण में सैलरीज बताई थी कौटिल्य ने, और जो है वो सैलरीज किस तरह से डिवाइड की थी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देन कौटिल्य ने प्रमोशन की बात की। प्रमोशन यहाँ हम जिसे पदोन्नति कहते हैं, प्रमोशन के में कौटिल्य ने इतना ही कहा है कि जो ईमानदार हों, जो अच्छा कार्य कर रहे हों, ऐसे एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देना चाहिए, और जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हों, अपना कार्य ढंग से ना कर रहे हों, उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए राजा को। और पनिशमेंट का जो नेचर होगा, पनिशमेंट कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसने किस तरह का अपराध किया है। और जब ट्रांसफ़र के लिए, स्थानांतरण के लिए कौटिल्य लिख रहे थे तो उनका कहना है कि वो पूरी तरह से इसके फेवर में तो नहीं थे, लेकिन उनका कहना है कि
ट्रांसफ़र जो है वो एक पनिशमेंट की तरह दिया जाए, सिर्फ उन्हीं को दिया जाए जो एम्प्लॉइज़ हैं ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और वो पूरी तरह से इस बात का समर्थन करते थे कि एम्प्लॉइज़ का ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन करप्शन पर आते हैं। उनके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार करप्शन पर हैं। कौटिल्य ने कई प्रकार के करप्शन बताए अपने अर्थशास्त्र में, और सबसे ज़्यादा फेमस है उनकी बताई हुई 3 कोटेशंस, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था, या अगर आप बीए एमए के स्टूडेंट हैं और आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो आप अगर इन कोटेशंस को लिखते हैं, और या भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर कहीं बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप इन कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। देखिए, फर्स्ट कोटेशन है, जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद या विष का रस किए बिना नहीं रहा जा सकता, ठीक वैसे ही राजा द्वारा आर्थिक प्रबंधन यानी कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट में लगाए गए व्यक्ति का धन का थोड़ा भी स्वाद न लिया जा रहा हो, यह संभव ही नहीं है। देखिए, उस समय में भी कौटिल्य ने लिख दिया था कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट में जो व्यक्ति लगाए जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो कहीं ना कहीं करप्शन ना करें। पूरी संभावना है कि वो करप्शन कर रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट जो उनकी कोटेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हम देखने पढ़ने में आती हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे पानी के अंदर चलायमान मछलियों का पानी पिया जाना देखा नहीं जा सकता, वैसे ही कार्य संपादन में लगे हुए या अपॉइंट अधिकारियों का धन के अपहरण को देखा नहीं जा सकता। एक्चुअली वो कह रहे थे कि जैसे नदी या पानी में जो फिश होती है वो पानी जब पीती है तो उसको कोई देख नहीं सकता। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो एम्प्लॉइज़ अपॉइंट किए जाते हैं किसी वर्क के लिए या किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, अब वो कहाँ पैसा करप्शन कर रहे हैं या पैसा खा रहे हैं, ये आप पता नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसमान में उड़ रहे पक्षियों की गति का ज्ञान पाना संभव है, किंतु कार्य में लगाए गए छिपे हुए भावों वाले व्यक्तियों के दायित्व निर्वाह प्रणाली को समझ पाना संभव नहीं है। कौटिल्य कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है उसका नेचर, ह्यूमन नेचर इसी तरह का होता है कि आप किसी से बात करके, किसी को देखकर ये पता एकदम से नहीं लगा सकते कि उसकी भावनाएं क्या हैं, क्या वो मन से करप्शन करना चाह रहा है, वो कितना रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि जैसे कि आसमान में उड़ रहे पक्षियों की एक बार को आप जो उनकी स्पीड है उसको नाप सकते हो, लेकिन आप किसी ह्यूमन के नेचर को नाप नहीं सकते। ठीक है, करप्शन पर कौटिल्य जब बोल रहे थे तो उनका ये भी एक सुझाव था कि जितने भी भ्रष्ट करप्ट एम्प्लॉयज़ मिले उनके मुंह पर गोबर और राख लगाकर गांव में उनके भ्रष्ट कार्यों की घोषणा करते हुए उन्हें घुमाना चाहिए, या फिर उनके सिर के बालों को कटवा कर पीटते हुए राज्य से उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये करप्शन पर कुछ कोटेशन है, फेमस कोटेशन है जो कौटिल्य की बहुत ही फेमस हैं, और वो पूरा ये इस संदर्भ में कहते हैं कि राजा को पूरी कोशिश करना चाहिए कि करप्शन ना हो। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो रिलेवेंस ऑफ कौटिल्य आइडियाज़ इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स पर रहेगा कि कौटिल्य के आइडियाज़ को हम देखेंगे कि कैसे वो आज के संदर्भ में प्रासंगिकता रखते हैं या नहीं रखते। ठीक है, और ये हमारा कौटिल्य का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो बहुत ही जल्द मेरा नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा सुबह तक, तो आप उस पर उसको भी देखें। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ओके।